सो हे गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो इसी वीक रिलीज हुई एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, ये मूवी मेरे इस साल की सबसे फेवरेट मूवी बन गई है क्योंकि इस मूवी की सस्पेंस, एक्शन और स्टोरी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देती है कि पता नहीं अब अगले ही पल क्या होगा, जिस वजह से इसे अब तक IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी दे दी गई है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हमें 1719 का सीन दिखाया जाता है जहां हमें कबीले में नारू नाम के एक लड़की को सोते हुए देखते हैं। फिर कोई उसे लात मारकर उठाता है और वो उठकर हर रोज की तरह सबसे पहले अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस करती है। उसका निशाना बहुत ही परफेक्ट होता है। फिर वो खेतों में जाकर खाने पीने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करती है। नारू एक बहुत ही अच्छी हीलर यानी कि डॉक्टर होती है। हीलर के साथ साथ उसके पास और भी कई सारे हुनर थे, लेकिन वो एक हंटर बनना चाहती थी। फिर नारू एक रेनडियर को देखती है और वो उसका शिकार करने के लिए उस पर निशाना लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी आसमान से कुछ आवाज आती है और वो रेनडियर वहाँ से भाग जाता है और उस आवाज की वजह से नारू का निशाना भी चूक जाता है। नारू और उसका कुत्ता उसके पीछे भागते तो है, लेकिन वो उसके पकड़ में नहीं आते। बट भागते भागते नारू के कुत्ते का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद नारू अपने कुत्ते को उस ट्रैप से छुड़ाकर उसे आजाद कर देती है। नारू ने इससे पहले उस तरह का ट्रैप कभी नहीं देखा था जो किसी और ने वहाँ लगाया था। फिर हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आकर कांस्टेंट हो जाती है और उससे एक प्रीडेटर उतरता है और वो इनविजिबल हो जाता है। नारू को फिर एक बार आसमान से कुछ आवाजें आते हुए सुनाई देती है। जब वो आसमान की तरफ देखती है तो उसे बादलों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि नारू एक ईगल का शिकार करने की कोशिश कर रही थी और उसका भाई ताबे उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था, लेकिन नारू उसे चुप हो जाने को कहती है तो ताबे उसके शिकार पर अपने तीर से निशाना लगाकर उसे गिरा देता है। जिसके बाद नारू अपने भाई से कहती है कि आज मैंने आसमान में एक थंडरबर्ड के साइन को देखा है। वो कहती है अब वक्त आ गया है मेरे कुत्ता मियां बनने का। उसका भाई उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इसके लिए तैयार हो, क्योंकि तुम उस चीज का शिकार करना चाहती हो जो कि तुम्हारा शिकार कर सकता है। जिसके बाद वो निराश होकर अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वो उस मछली को पकाने की तैयारी करती है जो कि उस ईगल का शिकार था जिसे ताबे ने अपने तीर से मारा था। वो मछली का एक टुकड़ा अपने कुत्ते को भी देती है। फिर जब नारू अपने हथियार को तेज कर रही होती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि नारू, तुम बहुत चीजों में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम एक शिकारी ही बनना क्यों चाहती हो? तभी उसका भाई ताबे वहाँ ईगल को लेकर आता है तो उसकी माँ उसका वेलकम करती है और फिर वो नारू को कुछ हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी लाने के लिए भेज देती है। अब हमें एक चूहे को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट चीज की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी एक सांप उसका शिकार कर लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट चीज जो कोई और नहीं बल्कि स्पेसशिप से उतरा क्रिएचर था, वो सांप को अपने तीर से मारकर उसके शरीर से खाल को निकाल देता है। इधर जब नारू और उसका कुत्ता कुछ जड़ी बूटी लेकर वहाँ से लौट रहे होते हैं तो नारू देखती है कि उसके कबीले के लोग एक लायन का शिकार करने जा रहे होते हैं, तो वो भी उनके साथ जाने लगती है। जिस पर कबीले के लड़के उससे कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाने के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ताबे उनसे कहता है कि इसे हमारे साथ आने दो, अगर हमें पूही जिंदा मिल गया तो उसे इसकी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा आगे जाने के बाद नारू एक पत्ते पर खून के निशान को देखती है और फिर फाइनली वो लोग पूही को ढूंढ लेते हैं। वो बहुत ही बुरे हाल में था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, इसीलिए कुछ लोग फौरन उसे कैरी करने के लिए एक कॉट बनाने लगते हैं और नारू उसके जख्म पर अपने मेडिसिन को लगाती है। फिर ताबे और कबीले के कुछ और लोग उस लायन की तलाश में जाने लगते हैं तो नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ताबे उससे कहता है कि वो बस एक शेर ही तो है, मैं उससे निपट लूंगा। जिस पर नारू कहती है कि अगर वो सिर्फ एक शेर होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो पोही को घायल करके जिंदा छोड़ देता? लेकिन ताबे उसे अपने साथ नहीं ले जाता और कहता है कि पोही को तुम्हारी जरूरत है। वो लोग पोही को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो रास्ते में नारू एक सांप को देखती है जिसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी और उसे किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान भी मिलते हैं। जिसके बाद उसके कबीले के लोग बोलते हैं कि ये तो जैसे किसी बहुत बड़े बेयर के निशान है। वो कहती है नहीं, ये काम बेयर का नहीं हो सकता, कोई भी बेयर किसी सांप के चमड़े को इस तरह से कैसे निकाल सकता है? मुझे अपने भाई को वार्न करने जाना होगा। फिर जब वो अपने भाई के पास जाती है तो वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो सारी बात उसे बताती है। फिर उसका भाई कहता है कि वो कोई भालू ही होगा। फिर ताबे एक मांस के टुकड़े को जमीन पर गिराकर उस
लायन को ट्रैप करने की कोशिश करता है और तभी वो लायन आकर कबीले के एक मेंबर को घायल कर देता है। और अब लायन और नारू दोनों एक पेड़ पर थे। नारू ऑलमोस्ट पेड़ के एंड पर आ चुकी थी और तभी नारू को जंगल की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उधर देखती है तो वो शेर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और नारू नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर जब नारू को होश आता है तो वो अपने घर में उठती है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ लेकर आया था। फिर वो उसे चाय पीने को देती है तो नारू कहती है कि मुझे उस लायन को ढूंढने जाना ही होगा, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि ताबे वहाँ गया है और अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। उसकी माँ उसे बताती है कि पूही तुम्हारे मेडिसिन की वजह से बच गया। थोड़ी देर के बाद हम ताबे को देखते हैं जो शेर के सर और बॉडी को लेकर वहाँ आता है, जिसके बाद कबीले वाले उससे खुश होकर उसे कबीले का नया वार चीफ बना देते हैं। सब लोग जश्न मना रहे होते हैं तो नारू वहाँ से जाने लगती है। ताबे उसे देखकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि जंगल में अभी भी कुछ है, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। उसका भाई कहता है नहीं, जो था मैं उसे यहाँ लेकर आ चुका हूँ, जिस पर वो कहती है हमें एक बार वापस से जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन ताबे उसे वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। अगली सुबह जब होती है तो नारू को फिर से कोई लात मारकर उठाता है, जिसके बाद नारू अपने कुत्ते के साथ वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। अब हम एक लोमड़ी को देखते हैं जो कि एक खरगोश का शिकार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस खरगोश को पकड़ता है वो क्रिएचर उसे एक जोरदार लात मारता है। वो लोमड़ी उसे सूंघकर उस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड इंड में वो प्रिडेटर उस लोमड़ी को अपने तेज नाइफ से उसके 2 टुकड़े कर देता है और उसके सर के साथ उसके बैकबोन की पूरी हड्डी को निकाल लेता है। इधर नारू को रास्ते में एक अजीब सा लिक्विड लाइक सब्सटेंस मिलता है और वहीं उसे बहुत बड़े पैरों की निशान भी मिलते हैं। नारू वहाँ से जब आगे जाती है तो उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वो उसका शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार इधर उधर भाग जाता है, जिसके बाद वो पेड़ों के छालों से एक रस्सी बनाकर अपने एक्स में अटैच कर लेती है, जिससे उसे शिकार करने में आसानी होगी। और फिर वो 2-3 खरगोश का शिकार करके रात को उन्हें खाकर अपने कुत्ते के साथ सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो प्रिडेटर उस लोमड़ी के मसल को डिकम्पोज करके उसके स्कल को अपने पैरों में सजावट के तौर पर सजा लेता है। और इधर दूसरी तरफ जब नारू उठती है तो वो मस्त दांत वांत साफ करके अपने सफर को कंटिन्यू करती है। फिर नारू देखती है कि किसी ने बहुत से भैंसों को मारकर उसके शरीर से उसके चमड़ी को निकाल लिया है। उन्हें देखकर नारू को बहुत बुरा लगता है और फिर नारू उन भैंसों की आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है। वहाँ से और आगे जाने के बाद नारू एक गहरे दलदल में फंस जाती है। वो वहाँ से जितना निकलने की कोशिश करती है उतना ही नीचे फंसते जा रही थी, जिसके बाद वो अपने एक्स को निकालकर उसे एक पेड़ के जड़ों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार मिस हो जा रही थी। अब इधर दूसरी ओर हम प्रीडेटर को देखते हैं जो कि पेड़ों से उछलते हुए पानी से होकर उसी रास्ते आने लगता है जिधर नारू थी। नारू भी वहाँ से निकलने के लिए बार बार अपने कुल्हाड़ी को फेंक रही थी और ऑलमोस्ट वो डूबने ही वाली थी, लेकिन इंडे में पेड़ों के जड़ों में वो अपने कुल्हाड़ी को फंसाने में कामयाब हो जाती है और उससे लगी रस्सी को पकड़कर वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलकर वो खुद को साफ करती है और तभी उसका कुत्ता उसके लिए एक चूहे का शिकार करके लाता है। फिर वो दोनों एक बियर को देखकर उसके ऊपर निशाना लगाने का सोचते हैं, लेकिन जब नारू अपने तीर को पीछे खींचती है तो उसके कमान का रस्सी टूट जाता है, जिसके बाद वो बियर उनके ऊपर हमला कर देता है। नारू उससे बचने के लिए पानी के रास्ते लकड़ियों से बने एक आर्टिफिशियल पिंजरे में पहुंच जाती है, लेकिन वो भालू वहाँ भी आकर नारू के ऊपर अटैक करने लगता है और तभी वो प्रीडेटर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो भालू उस प्रीडेटर को सूंघकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन फिर वो प्रीडेटर उसे एक पंच मारकर उसे गिरा देता है और फिर वो उसे खींचकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। और जब उस प्रीडेटर के ऊपर बियर का खून गिरता है तो नारू उस प्रीडेटर को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो नदी में बहकर वहाँ से बहुत दूर चली जाती है और फिर जब वो वहाँ से निकलकर पहाड़ों की तरफ जाती है तो उसे उसके कबीले के कुछ लोग मिलते हैं जो उसे ढूंढने आए थे, लेकिन नारू उनके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे हम देख ही नहीं सकते। लेकिन जब उसके ऊपर बियर का ब्लड गिरा तो मैंने उसे देखा जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक था, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने हमें तुम्हें ढूंढने को कहा है और वो भी तुम्हें ढूंढने दूसरी ओर गया है। वो लोग उससे अपने साथ ले जाने के लिए उससे लड़ने लगते हैं। नारू उन लोगों को बहुत मारती है, बट इंड में वो लोग किसी तरह से उसे मारकर बांध देते हैं और तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो वहाँ भी आ चुका था। उसकी आवाज और एहसास को
को सुनकर कबीले के लोगों को लगता है कि शायद ये कोई जानवर होगा। फिर कबीले का एक बहादुर नौजवान जो बड़ा तेज मार का बन रहा था, जब वो वहाँ चेक करने जाता है तो उसकी तरफ 3 रेड कलर की लाइट आती है और फिर उसे 3 तीर लगते हैं और वो वहीं मर जाता है। कबीले का एक दूसरा जवान जब उस पर तीर चलाता है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी विजिबल होती है, जिसके बाद वो लोग उससे लड़ने लगते हैं। इसी बीच नारू अपने रस्सी को काट कर आजाद हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कबीले के नौजवान बहुत ही बहादुरी से उससे लड़ते हैं, लेकिन सारे के सारे मारे जाते हैं। जब नारू वहाँ से भाग रही होती है तो वो एक ट्रैप में फंस जाती है, जिसके बाद वो प्रीडेटर वहाँ भी आ जाता है और वो नारू को उस ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ और शहरी लोग भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो प्रीडेटर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लोग नारू को बंदी बना लेते हैं। फिर नारू उन लोगों के बॉडी पर उन बफेलोज की चमड़ी को देखकर कहती है कि अच्छा तो तुमने उन भैंसों को मारा है। जिसके बाद उनका लीडर वहाँ से उठकर आता है और नारू को मारने लगता है। ये कुछ रशियन शहरी लोग थे जो नारू की बातों को नहीं समझ सकते थे, लेकिन उनके पास एक ट्रांसलेटर होता है जो उनके लैंग्वेज बोल सकता था। वो उससे कहता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, एक ऐसा क्रिएचर है जो सबको मार रहा है, क्या तुमने उसे देखा है? नारू कहती है कि वो सबको नहीं मारता, जिस पर वो पूछता है कि मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या देखा? वो उन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वो लोग नारू के भाई ताबे को वहाँ लाते हैं। दरअसल जब ताबे नारू को ढूंढने निकला था तो उन लोगों ने उसे भी पकड़ लिया था और फिर वो लोग ताबे के बॉडी पर छुरे से कट लगा देते हैं और नारू और ताबे दोनों को एक पेड़ से बांधकर छुप जाते हैं और उस प्रीडेटर के आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जब वो प्रीडेटर वहाँ आता है तो वो नारू और ताबे पर हमला करने के बजाय उन शहरी लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके वो सबको मारता जा रहा था। उन सबको मारकर जब वो प्रीडेटर नारू और ताबे की तरफ बढ़ रहा था तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है। उसके ट्रैप में फंसते ही कुछ लोग जमीन से निकलकर ट्रैप में लगे जंजीरों को खींचने लगते हैं और उसे जमीन पर गिराकर उसे एक नेट में कैद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो प्रीडेटर बहुत ही ताकतवर था और उसके पास बहुत ही आधुनिक हथियार थे, जिससे इंसानों की गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो एक एक करके उन सारे लोगों को मारता जा रहा था। इधर मौके का फायदा उठाते हुए नारू और ताबे वहाँ पड़े ट्रैप में लगे कांटे के जरिए खुद को फ्री करके वहाँ से भाग जाते हैं। शहरी लोग प्रीडेटर के ऊपर गोलियां बरसा ही रहे थे, जिसके बाद वो प्रीडेटर वहाँ एक वॉरियर ड्रोन गिराकर वहाँ से भाग जाता है और वो वॉरियर ड्रोन जिसमें ब्लेड लगे थे वो उन सब लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ नारू वापस से उस जगह पर जाती है जहाँ उन लोगों ने उसे और उसके भाई के साथ साथ उसके कुत्ते को भी बंदी बनाया था। वो वहाँ जाकर सारे शहरी लोगों को मारकर अपने कुत्ते को छुड़ा लेती है और फिर जब वो अपने जख्म पर मरहम लगा रही होती है तो वो ट्रांसलेटर उसे कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मेडिसिन की जरूरत है, इसके बदले मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाऊंगा। उसका पैर उस प्रीडेटर के एक बहुत ही एडवांस ब्लेड से पूरी तरह से कट चुका था। इधर दूसरी तरफ हम उस प्रीडेटर को देखते हैं जो खुद को हील कर रहा होता है। वो ट्रांसलेटर नारू को बंदूक चलाना सिखाता है और फिर नारू उसे दवा देकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे प्रीडेटर के आने का एहसास हो जाता है। उसको आते देख ट्रांसलेटर मरने का नाटक करने लगता है, लेकिन वो प्रीडेटर अपने मास्क के टेक्नोलॉजी से उसे मॉनिटर करके उसे मार देता है और तभी नारू का डॉग वहाँ आकर उसके ऊपर भौंकने लगता है। वो प्रीडेटर उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से ताबे आकर उसके ऊपर हमला करता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसके मास्क से निकलती रोशनी पेड़ों पर प्रोजेक्ट हो जाती है और तीर कुत्ते को लगने की बजाय पेड़ों में लग जाती है, जिससे कि नारू समझ जाती है कि वो अपने मास्क के बिना निशाना नहीं लगा सकता। फिर वो प्रीडेटर अपने मास्क को उठाकर पहन लेता है। इसी बीच ताबे उसके ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा होता है। फिर नारू उसके ऊपर गन पॉइंट करके चलाती है, लेकिन वो गन नहीं चलती और जब वो प्रीडेटर नारू की तरफ देख रहा होता है तो ताबे उस प्रीडेटर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो एकदम से वहाँ अपीयर होकर ताबे को मार देता है, जिसके बाद नारू वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच जब ये खबर कबीले वालों तक पहुँचती है तो पूरे कबीले वाले परेशान हो जाते हैं और ताबे की मां रोने लगती है। अब शाम होने को थी और फिर नारू उस आदमी को देखती है जिसने उसे और उसके भाई को बंदी बनाया था। वो उसे बेहोश करके प्रीडेटर के वेपन से उसके पैरों को काट देती है और जब उसे होश आता है तो नारू उससे कहती है कि तुमने मेरे भाई का खून बहाया है, इसीलिए मैंने तुम्हारा बहाया। और फिर नारू सीटी बजाकर उस प्रीडेटर को वहाँ बुलाती है। वो प्रीडेटर उस शहरी आदमी के हाथों में गन देखकर नारू के पीछे से निकल कर आता है और उसे मार देता है। फिर नारू अपने
गन से उस प्रिडेटर के सर पर वार करती है, जिससे उसके सर से मास्क निकलकर जमीन पर गिर जाता है। नारू उसके मास्क को लेकर भाग जाती है और वो एक ट्रैप तैयार करती है। फिर जब वो प्रिडेटर उसे ढूंढते हुए उसके पास आता है तो नारू उससे लड़ने लगती है। नारू का डॉग भी प्रिडेटर से लड़ने में उसकी हेल्प करता है। नारू उसके एक हाथ को भी काट देती है। वो अब गुस्से में पूरा पागल हो चुका था, लेकिन वो अपने मास्क के बिना बहुत ही कमजोर था। फिर नारू किसी तरह उसे उस दलदल में ले आती है जहाँ वो फंसी थी और वो दलदल में डूब तो जाता है, लेकिन वो फिर से बाहर निकलता है और अपने तीर से नारू को मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ नारू ने पहले ही प्रिडेटर के मास्क से निकलने वाली रेड लाइट को उसकी तरफ प्रोजेक्ट करके रखा था, इसीलिए जैसे ही वो अपने गन से तीर छोड़ता है वो तीर उसे ही लग जाती है और आखिरकार वो प्रिडेटर मर जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नारू उस प्रिडेटर के सर के साथ अपने घर लौट आती है। उसे देखकर पूरे कबीले के लोग बहुत खुश होते हैं और उसे नया वार चीफ बना देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और मजेदार सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर गुड बाय।